अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी जो वीडियो है वो रियल स्टेट पे है। रियल स्टेट आपको पता है कि आजकल कहीं भी आप जाएं, कहीं गैदरिंग हो, कहीं आप दोस्तों के साथ बैठें, तो रियल स्टेट के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हो रही होती हैं कि भाई कैसा चल रहा है, क्या है, घर लेना चाहिए, घर बेचना चाहिए, इस वक्त मार्केट किस तरीके से चल रही है, कोई इंटरेस्ट रेट कम होगा, ज़्यादा होगा। ये तमाम सवालों के जवाब इंशाअल्लाह ताला आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो आप जो आपका क्वेश्चन है वो आप मिस कर जाएं। तो बस आज मैं एक बड़े स्पेशल हमारे गेस्ट हैं जिनके पास आया हुआ हूँ, नवीद अहमद। वो तकरीबन 15 से 20 साल में तकरीबन 15 से 20 साल में रियल स्टेट से मुंसलिक हैं और बड़ी एक्टिवली और बड़ी कामयाबी के साथ अपने प्रोफेशन को लेके चल रहे हैं। अच्छा खासा उनका एक्सपीरियंस है। वेलकम करता हूँ हमारे जो गेस्ट हैं, नवीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नवीद? अल्हम्दुलिल्लाह, सुनिए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो बहुत शुक्रिया पहले तो आपका टाइम देने का, कि आपने टाइम निकाला। आपका शुक्रिया। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि 2024 में इस वक्त जैसे रियल स्टेट आपको पता है कि हर बंदा इसी बारे में बात कर रहा है, कहीं ना कहीं आप बैठ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो ये किस करवट बैठ रही है? क्या कोई जो इन्फ्लेशन है इसके ऊपर रियल स्टेट का कितना इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले हमें। जी बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है बहुत वैलिड है। हर मेरे ख्याल में आम आदमी के ये सवालत हैं कि इन्फ्लेशन कहाँ कहाँ पर हमें हिट कर रही है। तो देखिए, इन्फ्लेशन को जब मेजर किया जाता है तो उसमें हर एलिमेंट आता है। मतलब आपकी अशय खुर्दनोश, आपकी लिविंग एक्सपेंस जिसमें किराया सबसे बड़ा फैक्टर है। अच्छा, जो किराए पे नहीं है, जो मालिक मकान है, जिनके पास मॉर्गेज है, तो उनकी मॉर्गेज की पेमेंट वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उनके बजट के ऊपर, उनके कैश फ्लो के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इन्फ्लेशन तो 100% रियल स्टेट के में रियल स्टेट भी उसका हिस्सा है इन्फ्लेशन का। जी। और रियल स्टेट को इन्फ्लेशन भी हिट करती है। राइट। कि जाहिर है, जब इंटरेस्ट रेट हायर होंगे तो लोगों के लिए उसको अफोर्ड करना मुश्किल होगा, मॉर्गेज को क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। राइट। जैसे हम सबको पता है कि ओंटारियो के अंदर हमारे पास एक जो गवर्नमेंट ने डिफरेंट मेयर्स लिए तेज़ी से बढ़ती हुई प्राइजेस को कंट्रोल करने के। उसमें उन्होंने एक ये किया कि क्वालिफाइंग रेट जो है उन्होंने लेट्स से कि आपको बैंक दे रहा है 6%। जी। तो लेकिन क्वालिफाई करने के लिए आपको वो 8.5 के ऊपर जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपकी मॉर्गेज पेमेंट्स 8.5 के ऊपर चले जाते हैं तो क्या आप क्वालिफाई कर पाते हैं कि नहीं करते। राइट। तो अब वो उसके लिए ज़ाहिर है, जब नंबर्स ज़्यादा होंगे तो लोगों के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। जी। क्वालिफाई करना मुश्किल होगा तो उनके लिए परचेज करना नामुमकिन हो जाता है। राइट। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो देखिए, इन्फ्लेशन में हम सभी को हिट करती है। जी। हम सभी उससे मुतासिर हैं। आगे फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, हम सभी में जिसने घर लेना है या नहीं लेना, वो सभी इन चीज़ों के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर या इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसको वॉच कर रहे हैं केयरफुली। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो लोगों के लिए जो लेट्स से कि एक स्मॉल लैंडलॉर्ड्स हैं या स्मॉल कॉरपोरेशंस हैं जिनका मेन जो बिज़नेस या उनका जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो छोटे या बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो अफोर्डेबिलिटी इस वक्त बहुत मुश्किल हुई है लोगों के लिए। जी। तो वो ये चाहते हैं कि यार इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा नीचे आए तो हमारे लिए अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी, हमारा कैश फ्लो जो है पॉजिटिव हो जाए, अफोर्डेबिलिटी जो हमारी थोड़ी सी मुमकिन हो जाए। जो फोरकास्ट है वो ये तो जो थी, जो क्वार्टर अभी गुजरा है, जो अनाउंस करना था बीओसी बैंक ऑफ कैनेडा ने कि इंटरेस्ट रेट शायद वो कम करते हैं, लेकिन चूँकि इन्फ्लेशन के नंबर ज़्यादा थोड़े से हाई जी। थे तो उन्होंने उसको कम नहीं किया। अब देखिए, एक्सपेक्टेड तो यही है कि इस साल के अंदर कहीं पर जाके इनको थोड़ा बहुत वो नीचे लेकर आएंगे। राइट। किस जगह पे लेकर आएंगे, कितना नीचे लेके आएंगे, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन उम्मीद ये है कि कम से कम 0.25 1/4% जो है वो ज़रूर नीचे लाएंगे आने वाले कुछ वक्त में। और ये आप जो ये प्रिडिक्शन बता रहे हैं या जो आपकी एक असेसमेंट है, ये 2024 दिसंबर तक की है कि या ये आप कह रहे हैं कि सिर्फ जो नेक्स्ट क्वार्टर हमारा स्टार्ट होगा? नहीं, दिसंबर 2024 तक। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि बैंक ऑफ कनाडा ये करता है कि वो मॉनिटर कर होता है पिछले क्वार्टर को, करंट अफेयर्स को, ठीक है। करंट इकोनॉमिकल चीज़ों को, कि भी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, उस बेस के ऊपर वो डिसीजन लेती है। अच्छा। और अगर अगर अब वो
इन्फ्लेशन, उसमें बड़ा एक फैक्टर है, एक बड़ा मेजर है जिसको चेक करते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन के नंबर, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आए तो जी फिर तो वो इसी शायद क्वार्टर में कर दें, नहीं तो फिर मज़ीद आगे वो वेट करेंगे अगले कुछ वक्त के लिए। राइट। तो ये तो जो आपने बताई कि इंटरेस्ट रेट क्या मतलब उसके रेट और इसके बारे में जो हमारी बात हुई, थोड़ी टेक्निकल सी बातें। अब थोड़ी सी मैं आसान, जिसको कहते हैं ना आसान लैंग्वेज में, अपने व्यूवर्स के लिए ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जिसके पास घर है, मैं 2-3 क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूँ, आप वक्तन फ़वक्तन इसका जवाब दे दीजिएगा। जिसके पास घर है, एक क्वेश्चन तो ये कि वो क्या वो अभी उसको सेल कर देना चाहिए अगर वो सेल करना चाहता है। अगर किसी ने बाय करना है तो क्या उसको ये बाय कर लेना चाहिए या उसको वेट करना चाहिए? तो ये प्लीज़ काइंडली इसके बारे में बताइए कि मार्केट के हिसाब से क्या करना चाहिए जो इस वक्त होम ओनर हैं या जो बाय करना चाहते हैं। जी जी, अब बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका कि हर बंदा इसी किस्म की कशमकश में है कि क्या करना चाहिए आइंदा। लेकिन मैं इसका जो जवाब है वो वेरी कर जाएगा हर इंडिविजुअल की सिचुएशन के ऊपर। ठीक है। सेलर के पॉइंट ऑफ से मैं बात कर रहा हूँ। जी देखिए, अगर तो सेलर के लिए इस वक्त चीज़ों को आगे लेके चलना मुश्किल हुआ है, जी या अगर उसको मैं ज़्यादा वाज़ेह कर सकूँ तो अगर यूँ कह लें कि उसको अपनी पेमेंट्स करने के लिए अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट्स और क्रेडिट कार्ड्स तक यूज़ करने पड़ रहे हैं, जी जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है। जी तो मेरे ख्याल में उस लिहाज से तो बेहतर ये होगा कि एक दफ़ा वो मार्केट में से निकल जाए। डिपेंड करता है कि उसकी जॉब सिचुएशन क्या है, कि अगर बस उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, तो और उसकी प्रॉपर्टी जीटी में है, तो जीटी से में बेचकर वो थोड़ा सा रिमोट एरिया के अंदर या थोड़ा सा सस्ता घर ले ले जो अच्छा जिसको वो अफोर्ड कर सके। ठीक है। अब दूसरी तरफ आगे बात की बायर्स की, कि क्या बायर्स को जो है अभी लेना चाहिए या उनको वेट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में बाइंग के पॉइंट ऑफ से तो हमेशा कहते हैं कि इट्स नेवर लेट टू बाय, इट्स नेवर टू लेट टू बाय, कि जब भी आपको मौका मिले, जब चीज़ें आपकी हालात आपकी फेवर में हों, तो आपको फ़ौरन ये कदम उठा लेना चाहिए। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि मसलन फ़र्ज़ करें कि अभी हम देख रहे हैं कि कीमतें घरों के नीचे आई हुई हैं एज़ जी कम्पेयर टू 1.5 ईयर अगो। हाँ जी तो बिल्कुल उस अच्छा। लिहाज से कीमतें बेहतर हैं। तो लोग ये कहते हैं, अच्छा थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाए तो फिर हम घर लेंगे, लेकिन उनको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, जी प्राइसेस उसका भी है। उसका बराह रास्त असर पड़ेगा घरों की कीमतों के ऊपर, कि घरों की कीमतें उससे ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। राइट उसकी वजह एक जो अभी मैंने उससे पहले आपसे बात की कि जब क्वालिफाइंग रेट नीचे आएगा तो जी लोग ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, राइट क्वालिफाई कर सकते हैं परचेज के लिए। राइट तो उस लिहाज से उनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, राइट और वो बुरा नहीं मानेंगे कि चंद हज़ार वो मज़ीद ऊपर दे दें। राइट अब वो होता यही है कि एक वो साइकिल शुरू हो जाता है कि बंदा देखता है कि एक घर लेट्स से कि 7 लाख का बिका और उससे अगला घर जो है 7-10 का बिक गया। जी तो मैं अगर बाहर तो मैं कहूँ यार अच्छा मैं 5 रुपये दे दूँ, मैं इस घर को सिक्योर कर लूँ कि मेरा मिनिमम बजट के अंदर यही घर आ रहा है। तो राइट वो ना ये हाथ से निकल गया तो शायद मुझे 7-25 देने पड़े। राइट। तो एक नफसियाती असर भी है और एक मार्केट का भी यही एक चलन रहा है पिछले कुछ अर्से से। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए कि जो बंदा सेल करना चाह रहा है, आपने उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर आपने कहा कि वो उसकी डिपेंड करता है। और मतलब अगर कोई किसी को वैसे घर सेल करना है तो मतलब ये मार्केट सेल के लिए नहीं है इस हिसाब से, मतलब उसको ये प्रॉफिटेबल मार्केट है। और जैसे अगर किसी ने बाय करना है, क्या ये उसको कोई इस वक्त बाय करता है तो कोई लॉस है? जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है, ऑब्वियसली आपका जो मॉर्गेज रेट है वो भी हाई होगा, तो ये प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल के दरमियान भी कहीं खड़ा हो रहा है, ये बात हमारी। देखिए, इस वक्त मैं ये कहूँगा कि मार्केट इस वक्त बड़ी बैलेंस है। बैलेंस मार्केट से मुराद ये है कि मार्केट के अंदर अफरा तफरी नहीं है, कि भी जिसको हम बोलते थे कि ये बायर्स मार्केट है या ये सेलर्स मार्केट है। सेलर मार्केट हम सब ने एक्सपीरियंस किया पिछले चंद सालों के अंदर कि घर मार्केट में आता था, एक हफ्ते के लिए बस अगले दिन पता चलता उसके ऊपर 10-20-30 ऑफर्स हैं जी और वो आस्किंग प्राइस में बहुत ज़्यादा बिक जाता था। जी अभी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आस्किंग प्राइस से ओवर बिक रही हैं, लेकिन राइट वो उनके बिकने की एक वजह है। उनकी बिकने की वजह ये है कि उनको स्ट्रेटेजिकली उनको मार्केट प्राइस से नीचे लिस्ट किया गया। ओके उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं वजूहात कि प्रॉपर्टी के अंदर टेनेंट है, लैंडलॉर्ड ने 1 हफ्ते के लिए टाइम लिया
एक हफ्ते के लिए टाइम लिया कि भी हमें आप शोइंग करवा दें, हम उसको घर को शोइंग करवा के भेज देंगे। तो और ऑफर वो होल्ड करें, उसमें वो घर ज़्यादा आस्किंग प्राइस से ऊपर बिक रहा है। Right. लेकिन हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि आस्किंग प्राइस से वो ऊपर ज़रूर बिक रहा है, लेकिन बिक वो मार्केट प्राइस पर है, क्योंकि जो बायर्स उसके लिए ऑफर लेकर आ रहे हैं जी वो अपनी रिसर्च, वो बायर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव, जी उनके रियल्टर्स जो हैं वो ये होमवर्क कर रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं कि घर की प्राइस क्या होनी चाहिए, कि वो देखते हैं सिमिलर प्रॉपर्टी पिछले एक हफ्ते में, पिछले एक माह में या पिछले 3 माह में किस प्राइस पे बिकी, Okay. प्लस माइनस एडजस्ट करके उस लिहाज से वो ऑफर लेकर आते हैं। राइट तो जो मैं बात कर रहा था, बैक टू द पॉइंट, कि इसका जो मार्केट है वो बैलेंस मार्केट है। अच्छा इसमें बायर्स को भी ब्रीथिंग स्पेस है ओके कि भी वो पहले सोचता है कि मुझे कौन सा इलाका चाहिए, जी कि ये घर कितने का होना चाहिए, उस लिहाज से वो ऑफर देते हैं। राइट और सेलर जो है वो भी जो उसको अगर मार्केट जो फेयर मार्केट वैल्यू के अंदर वो डिमांड कर रहा है, तो उसको वो प्राइस फेयर मार्केट प्राइस मिल रही है। ऐसा नहीं कि बायर्स नहीं है मार्केट में, बायर्स हैं। राइट दोनों सिचुएशन में विन विन सिचुएशन है, बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी। ओके जो आपका पहला सवाल था कि भी क्या सेलर एज ए सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या उसको अभी बेच देना चाहिए या उसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि वो वेट करते हैं, यार मुझे ये प्रॉफिट, मुझे मुझे अपने घर को अगर सेल करूँ तो मुझे प्रॉफिटेबल है कि नहीं इस वक्त मार्केट। तो मतलब उस हिसाब से भी आप कह रहे हैं कि बैलेंस है दोनों के, जी, बिल्कुल। चाहे आप बाय करें या सेल करें। बिल्कुल। ठीक है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे स्पेशली, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जितना सिंपल हो के हमारे जो देखने वाले हैं उनको समझ में आए, वो ज़्यादा आसान होगा उनके लिए। तो अगला ये था कि जैसे एक फ़र्स्ट टाइम होम बायर है, अब फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए मुझे ये थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि उसको क्या क्या इंसेंटिव इस वक्त, जिस तरीके की कंडीशन है, कोई गवर्नमेंट को इस तरह के कुछ इंसेंटिव दे रही है या कुछ उसको कुछ बेनिफिट हैं, और वो मिनिमम कितनी डाउन पेमेंट में वो घर बाय कर सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए गवर्नमेंट 2 तरह की सहूलतें प्रोवाइड करती है। हम्म। एक तो नंबर 1 जो है उनको लैंड ट्रांसफर टैक्स के अंदर अप टू $4,000 रिबेट है। अच्छा लेट्स से कि उनका जो लैंड ट्रांसफर टैक्स बनता है वो बनता है 10,000, तो उसके बजाय उनको उसमें 4,000 उनको माफ़ी होगी और 6,000 उनको पे करना होगा। सर, ये लैंड ट्रांसफ़र टैक्स ये क्या चीज़ होती है? लैंड ट्रांसफर टैक्स ये वो टैक्स है कि जब भी आप ओंटारियो के अंदर घर बाय करते हैं, तो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है एक ओनर से दूसरी तरफ, जी तो वो आप रफली 1.5% रफली, उसमें थ्रेशोल्ड बने हुए हैं, गूगल पे उसकी तमाम ब्रेकडाउन्स या कैलकुलेशन मौजूद हैं, लेकिन राइट रफ नंबर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जी जी 1.5%, 1.6%, 7% आपने पे करना होता है गवर्नमेंट को लैंड ट्रांसफर टैक्स, आपकी प्रॉपर्टी का जो 1.5% आप परचेज प्राइस का, परचेज प्राइस का। परचेज प्राइस का। ओके तो राइट लेट्स से कि अगर प्रॉपर्टी जो है वो है 1 मिलियन की, जी तो आपने उसके ऊपर जो टैक्स पे करना है वो होगा तकरीबन कह लें कि 15,000, मैं रफ कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। राइट। तो अगर फर्स्ट टाइम बायर है तो 15,000 के ऊपर के बजाय उसको 11,000 देना होगा। अच्छा, उनको 4000 का रिबेट है फर्स्ट रिबेट टाइम है। और जी, अच्छा, बिल्कुल। दूसरी आप क्या बात कर रहे हैं? दूसरी उनको सहूलत गवर्नमेंट ये देती है कि उन्होंने अगर अपनी RRSP में कुछ फंड्स इकट्ठे किए हुए हैं, तो हम सभी को मालूम है कि अगर RRSP के जो फंड्स हैं वो हमें निकालने होते हैं रिटायरमेंट के बाद, तो हमें उसके ऊपर वो टैक्स शेल्टर्ड इनकम है। ओके तो अगर आप उसमें वो फर्स्ट टाइम बायर को ये सहूलत मौजूद है कि वो विदाउट पेनल्टी, विदाउट पेइंग एनी टैक्स, जी they can use their money towards the down payment of their first time buying होम home. ओके लेकिन वो जो पैसा वो निकालेंगे डाउन पेमेंट में देने के लिए, उनको 15 साल के अंदर वापस करना है, अच्छा किस्तों में या यकमुश्त जब भी उनको सहूलत हो। लेट्स से कि उन्होंने एक 6 लाख का उन्होंने कॉन्डो बाय किया जी और 6 लाख की लेट्स से कि 10% वो डाउन पेमेंट कर रहे हैं, 10% के लिए उनको 60,000 चाहिए, उन्होंने 60,000 RRSP से निकाल लिया जी और डाउन पेमेंट कर दी। तब उनको अगले 15 साल के अंदर उस जो RRSP के अंदर वो दोबारा पैसे वापस डाल देंगे। अच्छा, तो ये 2 मेजर सहूलतें उनके पास मौजूद ये हैं, डाउन पेमेंट में वो यूज़ कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सहूलत ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि आपने सारे ही पैसे डाउन पेमेंट के आपने निकालने हैं। जी लेट्स से कि आपको 60,000 डाउन पेमेंट चाहिए थी,
जी आपके पास 50 है, आपके पास सिर्फ 10 शॉर्ट है, तो आप 10,000 निकाल लें अगर आपके पैसे में जी सही है, उसके अंदर मौजूद हैं। ठीक इसके है, अंदर आपको अपने टैक्स अकाउंटेंट के साथ ज़रूर मशावरत करनी चाहिए ठीक है, कि वो आपको बताएंगे कि भी लेट्स से कि अगर आपने इस साल, अगर लेट्स से कि आपका इरादा है कि आपने समर में आपने घर लेना है। जी अभी हम सभी को मालूम है कि हम वो टैक्स सीज़न के अंदर हैं, मार्च अप्रैल तक हम जो है जी टैक्स फाइल करते हैं। और आपके पास एक मौजूद है वो थ्रेशोल्ड मौजूद है आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर कि आप जी कुछ जी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो राइट आप उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें और उसको बाद में निकाल दें। उसमें का फ़ायदा ये होगा कि आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी कि राइट आपकी इनकम जो है वो लोअर ब्रैकेट में आ जाएगी, तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा राइट और आप उसकी डाउन पेमेंट का आपका मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन ज़हन में ये ज़रूर रखिएगा कि आपने वो पैसे वापस करने हैं, वापस RRSP में डालने हैं आपने वो पैसे। राइट। और सर कितनी डाउन पेमेंट रिक्वायर्ड है एक न्यू होम बायर जो जी मतलब फर्स्ट टाइम कर रहा है, जी उसको मिनिमम कितना वो उसके पास सेविंग होनी चाहिए या पेमेंट होनी चाहिए कि वो एक घर ले सकता है? एवरेज आप बता सकते हैं कि एवरेज इस वक्त जो घर की कीमतें हैं कॉन्डो से लेके टाउन हाउस, डिटैच, सेमी डिटैच, तो कितनी एक बंदे के पास होनी चाहिए सेविंग? जी। देखिए, अब वो डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी कहाँ पर है। प्रॉपर्टी GTA के अंदर है या GTA से बाहर है, जैसे कि मुज़ाफ़ात के अंदर प्रॉपर्टी थोड़ी सी सस्ती है। तो अगर हम 5-6 लाख की भी प्रॉपर्टी लगाएं तो आपकी 5, 10, 15 या 20% डाउन पेमेंट जो है वो काफ़ी बन जाती है। जी लेकिन पहला तो ये सवाल कि कितनी कम अज़ कम रकम दरकार है फर्स्ट जी टाइम बायर को, तो जी उसके लिए जो है 5% तक वो डाउन पेमेंट से घर ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, उसके अंदर जो एक जो मेजर एलिमेंट है वो ये है कि प्रोवाइडेड कि वो क्वालिफाई करें, जो अच्छा मनी वो बोरो कर रहे हैं उनकी इनकम इतनी हो ठीक कि है उसके ऊपर वो क्वालिफाई करें। पास जी होते हैं के अंदर बैंक ये कहता है कि आप 5% के ऊपर क्वालिफाई नहीं करते, अगर आप 10% क्वालिफाई करते हैं हम आपको अप्रूव कर देते हैं। अच्छा लेकिन वो सिचुएशन वेरी कर जाएगी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कि हो सकता है कि मेरी इनकम कम है लेकिन यासिर साहब की जो है वो इनकम ज़्यादा है, तो यासिर साहब क्वालिफाई कर सकते हैं 5% पर, मैं शायद नहीं कर सकता। राइट तो इनकम उसके अंदर मेजर रोल है। क्रेडिबिलिटी सेकंड रोल है। अच्छा। तो ये चीज़ें वो क्वालिफाई, ये इसके आपका अंदर गुड क्रेडिट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा क्रेडिट हमेशा, चाहे आपने घर लेना है या अपनी गाड़ी लेनी है, ये कनाडा के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर अच्छा क्रेडिट बहुत ज़रूरी है। अच्छा पेमेंट्स हम टाइम पे करें। उसमें ऐसा नहीं होता कि हम हमारे पास पैसे नहीं है, बाद हम सुस्ती, आदत की सुस्ती की वजह से हम चंद पेमेंट्स लेट कर देते हैं जिसकी जी, हमारी क्रेडिट रेटिंग के ऊपर और फ़र्क उसका पड़ता है, जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी दूर तक होता है दूर फिर। तक जाता है। बिल्कुल। ठीक है। तो अच्छा अगला क्वेश्चन सर ये है मेरा कि जैसे जो कैनेडियन सिटीज़न हैं वो क्या यूएस में या किसी और कंट्री में भी वो बाय कर सकते हैं? और इसके साथ ही ऐड ऑन एक और कर लीजिए कि अगर कोई फॉरेनर है, पाकिस्तान से हैं या कोई यूएस से, वो कनाडा में प्रॉपर्टी बाय कर सकता है? जी। अच्छा सवाल है आपका। देखिए, कैनेडियन जो है वो बाई करते हैं प्रॉपर्टी यूएस के अंदर, और उसकी जो टैक्स लिमिटेशंस हैं वो आपको अकाउंटेंट बेहतर बता सकते हैं ओके कि इनकम जो आप रेंटल इनकम जनरेट करेंगे। ज़ाहिर अगर आप अमेरिका में बाय कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर रहे हैं, जी आप रह यहाँ पे रही हैं। हम्म, तो वो तो टैक्स अकाउंटेंट आपको बेहतर उसके ऊपर एडवाइस कर सकेंगे। ठीक है लेकिन जो दूसरा आपका हिस्सा है सवाल का कि क्या दूसरे फॉरेनर जो हैं वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं कनाडा के अंदर? जी बिल्कुल, कनाडा के अंदर वो बाय कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि 2017 के अंदर 2019 के अंदर उन्होंने टैक्स इम्प्लीमेंट किया था, वेन प्रीमियर ओंटारियो ने, कि भी फॉरेनर बाय टैक्स, कि अगर आप कैनेडियन सिटीज़न नहीं है, यानी सॉरी कैनेडियन आपका रेजिडेंस स्टेटस नहीं है, आप PR हो सकते हैं, आप सिटीज़न हो सकते हैं। तो अगर आपके पास ये स्टेटस नहीं है और आप कोई प्रॉपर्टी बाय करती हैं तो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा एज ए ओके फॉरेनर बायर टैक्स। अब उन्होंने मज़ीद उसको बढ़ा दिया ऑन दैट रिसेंटली प्रॉपर्टी। ऑन दैट प्रॉपर्टी ओके परचेज वैल्यू। सो लेट्स से कि आपने एक प्रॉपर्टी बाय की 1 मिलियन की, जी तो उसके ऊपर 1.5 लाख आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एज ए फॉरेनर बायर टैक्स। ओके अच्छा, वो जो 1.5 लाख है वो आपको वापस मिल जाएगा अगर अगले 3 साल के अंदर आपका स्टेटस जो है चेंज हो जाता है, जैसे फ्रॉम विजिटर अब टू रेजिडेंट हो PR, जाते हैं। आप रेजिडेंट हो जाते हैं, या आप
डायरेक्ट सिटीजन हो जाती हैं, राइट। तो आपको वेट वो वापस मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन 1 लाख की प्रॉपर्टी पर 1.5 लाख टैक्स जो है वो काफ़ी बड़ी 1 मिलियन की प्रॉपर्टी, जी, जी काफ़ी बड़ी रकम हो जाती है। काफ़ी बड़ी किसी रकम। भी अमाउंट के ऊपर, वहाँ वो तो हम एज ए एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं। राइट, लेकिन 15% टैक्स परचेज वैल्यू के ऊपर ठीक ठाक बड़ी अमाउंट हो जाती है। राइट। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है डिस्करेज कर रही है फॉरेन बायर्स को घर बाय करने के लिए, कि क्योंकि उसकी वजह क्या है कि हमारे पास खुद अपने लोकल्स के लिए जी। घर की सप्लाई कम है। हम्म। तो वो चाहते हैं कि जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उनको घर मिले, वो होम ओनरशिप के अंदर आएँ, राइट। बजाय कि लोग उसको बिजनेस मॉडल बना लें। और सर अगर जो फर्स्ट टाइम होम बायर, जैसे मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया, उसको क्या बाय करना चाहिए? उसको एक कॉन्डो बाय करना चाहिए, उसको कोई टाउन हाउस, या उसको कोई इस तरह की कोई रेंटल प्रॉपर्टी कि जिससे उसको कुछ इनकम भी आ रही हो और उसकी मॉर्गेज में थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट मिल रही हो, किस तरह की प्रॉपर्टी उसको बाय करनी चाहिए? देखिए, आपने आपका सवाल का पहला हिस्सा बहुत अहम है कि फ़र्स्ट टाइम बायर को, जी। तो मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम बायर को कुछ भी बाय कर लेना चाहिए। अच्छा। उसकी वजह ये है कि देखिए, दिन ब दिन हम सभी ने एक्सपीरियंस किया पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, कि कीमतें बहुत तेज़ी से ऊपर जाती हैं। जी। तो मेरे ख्याल में अगर मैं फर्स्ट टाइम बायर हूँ तो मेरा एम्फेसिस इस चीज़ पर नहीं होना चाहिए कि मुझे 3 बेडरूम का घर चाहिए, या मुझे 5 बेडरूम का घर चाहिए, या मुझे कॉन्डो चाहिए। जी। जो भी मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, जिसको मैं क्वालिफ़ाई कर सकता हूँ, ठीक है। मैं उसको बाय कर लूँ। मिसाल के तौर के ऊपर कि मुझे ज़रूरत तो है 1 बेडरूम की, जी। कि मैं और मेरी वाइफ़ है, मुझे 1 बेडरूम का घर चाहिए। जी। लेकिन किसी भी हिस्से में जहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ, वहाँ पे जो मैं क्वालिफ़ाई करता हूँ, वो मैं 1 बेडरूम नहीं बाय कर पा रहा। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो ये होना चाहिए कि मैं मे बी बैचलर स्टूडियो अपार्टमेंट बाय कर लूँ, कि कुछ देर के लिए उसमें गुज़ारा कर लूँ। कुछ देर के बाद जब कीमतें थोड़ी-सी ऊपर जाएँ, थोड़ी-सी मेरी इक्विटी बिल्ट अप हो जाए 2-3 सालों में, तो मैं उसको बेचकर अपने आप को अपग्रेड कर लूँ 1 बेडरूम के अंदर। राइट। या दूसरा हाल उसका ये हो सकता है कि अगर मैं जीटी के अंदर नहीं बाय कर पा रहा, कि 1 बेडरूम या स्टूडियो भी नहीं मैं बाय कर पा रहा, जी। तो मैं वो मज़ाफ़ात में चला जाऊँ, सबर्बन्स में चला जाऊँ, कि जहाँ पर मैं एक जो भी प्रॉपर्टी मुझे मेरे बजट के अंदर मुझे मिल पा रही है, वो मैं लूँ और उसको मैं रेंट पर दे दूँ। वक़्त के साथ-साथ वो जो प्रॉपर्टी है वो इम्प्रूव करेगी, अपने वैल्यू उसकी ऊपर जाएगी, और जब एक ऐसी नहज आ जाए कि जब मैं उसको बेचकर अपनी नेबरहुड के अंदर जहाँ पे मैं चाहता हूँ लेना, कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैं उसको बेचकर वो ले लूँ। कि होगा क्या कि अगर फ़र्ज़ करें कि मुझे ज़रूरत है 1 बेडरूम की, मिसिसागा के अंदर, स्कार्बरो के अंदर, मार्खम के अंदर, अब एक एवरेज प्राइस यहाँ पे चल रही है 6 लाख की। जी। 6 लाख के लिए मुझे कम से कम 5% करने के लिए भी मुझे 30,000 चाहिए। लेट्स से कि मैं क्वालिफ़ाई करता हूँ, मेरी इनकम इतनी है कि मैं जी। उसको क्वालिफ़ाई कर लेता हूँ। अब मेरे पास 30,000 नहीं है। जी। अब मैं कहता हूँ अच्छा मैं वेट करता हूँ, कि मेरी जो मैं साल का जो है ना मैं 5,000 बचा लूँगा। जी। तो अगले 6 साल में मेरे पास 30,000 हो जाएँगे। राइट। लेकिन आप मुझे ये ज़हन में रखना चाहिए कि अगले 6 साल में उस 1 बेडरूम की कीमत कहाँ पे चली जाएगी। जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब कहने का मतलब अगेन यही है कि ऐसा नहीं कि बाहर आपको जाकर पेमेंट आपकी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा आपके पास सेविंग ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये कि अगर मुझे फ़र्ज़ करें कि बाहर मुझे 2.5 लाख की 3 लाख की प्रॉपर्टी मिलती है, तो मैं वो ले लूँ और उसको रेंट पर दे दूँ। वो प्रोवाइड कि वो मॉर्गेज जो है उसकी मेरी रेंटल इनकम से निकलती जा रही है और मेरे पास कैश फ्लो है, उसको मैं सस्टेन कर सकता हूँ। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली डिस्कस होंगे उसका जब कंज्यूमर जो उसको लेने तो जा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं न्यू होम बायर, फर्स्ट टाइम होम बायर को, कि किसी भी तरीके से आप मार्केट में इन हो। एक क्वेश्चन सर, ये अभी जब आप ये सारी चीज़ बता रहे थे, तो आप बता रहे थे कि क्वालिफाई अगर वो कर रहा हो, ये क्वालिफाइंग करने का क्या क्राइटेरिया है? कि अगर एक बंदा जॉब करता है तो उसकी कितनी इनकम हो कि वो क्वालिफाई कर सकता है? 5%, 10%, 15-20%? इसके बारे में ज़रा प्लीज़ बताएं। जी, देखिए बेसिकली जो है जो बैंक आपको जब अप्रूव करते हैं, जी। आपको क्वालिफ़ाई करते हैं या प्री क्वालिफ़ाई करते हैं किसी परचेज़ के लिए, तो वो उनके पास उनको कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए होती है। जी। एक तो आपकी सालाना इनकम कितनी है बिफोर टैक्सेस, जी। यानी कि जो आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें आपकी जो पैकेज है वो कितने का है। सेकंड जो है आपकी क्रेडिट रेटिंग, कि वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी कोई पेमेंट्स मिस ना हो। राइट। थर्ड कि आपकी ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट, कि आपको क्रेडिट एस्टैब्लिश हुए कितने टाइम हुआ है। अब जो आपकी हमारी इनकम है, लेट्स से कि
एक बहुत लेमैन, बहुत सादा अल्फाज में अगर हम उसको जी लें, तो लेट्स से अगर मेरी इनकम 1 लाख है, तो आज की मार्केट में शायद मैं उसके लिए जो क्वालिफ़ाई कर सकूँ, मैक्सिमम वो शायद 4 लाख की मॉर्गेज मुझे बैंक दे सके। 5% पे, जो मॉर्गेज, जी हाँ, 5% के ऊपर, 5% जी पे। 5% के ऊपर, ओके। कि अब डिपेंड करता है कि आपका परचेज़ क्या है। अब फ़र्ज़ करें अगर घर की कीमत 6 लाख है, तो मैं 2 लाख दे रहा हूँ, तो मैं 4 मॉर्गेज मुझे 4 लाख मिलेगी। अगर घर की कीमत 4.5 लाख है और मैं उसका 10% दे रहा हूँ या 5% दे रहा हूँ, तो क्वालिफ़ाइंग की मैं बात करूँ कि आपको जो मैक्सिमम इनकम आपकी बेस के ऊपर आपको जो मॉर्गेज मिल सकती है, वो ये मिल सकती है। ठीक है। लेकिन कि कुछ क्राइटेरियाज़ के अंदर बैंक आपको हर इंडिविजुअल की वो थोड़ी-सी वैरी कर जाएगी। अगर किसी की क्रेडिट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इनकम अच्छी है, तो उसको बैंक कंसिडर करता है कि भई अच्छा, इसकी इनकम अच्छी है, ये इसको ओवरकम कर लेगा इनकी जो शॉर्टफॉल्स हैं। ओके। लेकिन इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो मतलब अगर मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं तो जी, दोनों जी। की भी कंबाइन जी, करके भी 100%, काउंट जी। हो जी, सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कि आप 1 अच्छा। या 2, अब ज़ाहिर है अगर फ़र्ज़ करें कि हस्बैंड 100,000 बना रहे हैं, वाइफ़ 50,000 बना रही है, तो अब उनकी कंबाइंड इनकम होगी 150,000। जी। तो उस बेस के ऊपर वो क्वालिफ़ाई करेंगे। अच्छा, तो सर थैंक यू, आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, तो बस मैं चाह रहा हूँ कि हमारे 1-2 क्वेश्चंस और हैं कि जैसे मैंने सुना है कि कुछ प्री अप्रूवल और प्री क्वालिफाई मॉर्गेजेस होती हैं। जी। इसके बारे में थोड़ा-सा हमें बता दीजिए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन इसके साथ ये है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कि जिनके पास एक घर है और या जिनके पास नहीं भी घर है, जो न्यू कंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्या उन इस वक्त टाइम है कि वो उसमें इन्वेस्टमेंट करें? वो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, ज़रूर। आपका जो पहला सवाल था कि प्री क्वालिफ़ाई या प्री अप्रूवल, जी। बायर्स करना चाहते हैं कि शॉपिंग से पहले वो उनको पता हो कि वो क्या ले सकते हैं या कितना वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो देखिए, जो प्री अप्रूवल है, प्री अप्रूवल का तरीका ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर बैंक के पास जाते जी। हैं और आप उनको ये कहते हैं कि जनाब, हम ये घर लेना चाहते हैं, ये हमारे नंबर्स हैं, ये हमारी इनकम है, तो आप बताइए आप हमें कितना प्री अप्रूव करेंगे। राइट। तो वो बाकायदा बैंक जो है आपसे कंसेंट लेकर, आपसे फॉर्म साइन करवा कर वो आपकी डील सबमिट करता है, अंडरराइटिंग में भेजता है, और उनसे जो भी क्वेश्चंस पूछने के बाद आपसे, वो आपको कहते हैं अच्छा जनाब, आप इस नंबर तक प्री अप्रूव्ड हैं। अगर आप कोई घर लेते हैं, ओके। तो हम आपको 5 लाख की मॉर्गेज के लिए आप प्री अप्रूव्ड हैं। ये अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आपने लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई किया, उन्होंने कहा जी अच्छा, आप प्री अप्रूव्ड हैं 5,000 या 10,000 की लाइन ऑफ ठीक है। क्रेडिट के लिए। जी ठीक है। तो वो, अगर आपने, लेकिन उसके अंदर कंडीशंस होती हैं कि वो कहते हैं भी प्रोवाइडेड कि भी प्रॉपर्टी जो इसकी है वैल्यू और वैल्यू ये ईच एंड हो, एवरीथिंग। सर्टेन चीज़ें हमें फिर भी आपको चाहिए होंगी। ओके। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देनी, आप बाकायदा परचेज करेंगे घर, उसके बाद आप अपने बैंक को देंगे ये हम परचेज कर चुके हैं घर, और ये हमारा प्री अप्रूवल था। ओके। तो चंद मज़ीद डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद वो आपको मॉर्गेज अप्रूव कर देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया प्री अप्रूवल। ठीक अब है। प्री क्वालिफाई क्या है कि आप, जैसे मैंने पहले कहा कि प्री अप्रूवल के लिए आपको अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और आप कंसेंट साइन करते हैं क्रेडिट चेक के लिए। राइट। अब कुछ लोग बहुत केयरफुल होते हैं अपने क्रेडिट रेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें जहन में रखना चाहिए जब भी कोई क्रेडिट चेक होता है तो आपकी पॉइंट्स, जो आपके क्रेडिट स्कोर है, वो उसमें कुछ कटौती होती है। ओके। 2 या 3 या 4% जो नंबर्स हैं वो नीचे आते हैं। ओके। तो कुछ लोग नहीं चाहते कि उनकी फाइल के ऊपर चेक आए, जी ठीक है। या उनके पॉइंट्स स्कोर के ऊपर कुछ फ़र्क पड़े। तो वो क्या करते हैं कि किसी मॉर्गेज ब्रोकर को या लेंडर को या बैंक को वो कहते हैं कि देखिए ये हमारे नंबर्स हैं, ये हमारी इनकम है, ये हमारे डेब्ट्स हैं, कार लोन या लायबिलिटीज़ जो हैं, तो इन बेस के ऊपर आप क्या समझते हैं कि हमें कहाँ तक हमें मॉर्गेज मिल सकती है। राइट। तो ये एक, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि आप थोड़ा-सा उनको वो ये कहते हैं हम अपनी क्वालिफ़िकेशन आप थोड़ी-सी चेक करवा रहे हैं। असेसमेंट है बेसिकली। असेसमेंट आप करवा रहे हैं कि हम ठीक। कहाँ तक जा सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाता है। राइट। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने ए लेंडर से लेनी है मॉर्गेज या आपने बी लेंडर से लेनी है या सी राइट। से लेनी है, कि डिपेंड करता है कौन सा आपको बेहतर रेट दे रहा है, राइट। कौन सा आपको बेहतर सर्विस दे रहा है, जी। ये कहाँ पे आपको लग रहा है कि ये हमारा बैंक आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि क्या हमें प्री कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए या राइट। रीसेल के अंदर, जी। यही क्वेश्चन? जी, जी, बिल्कुल यही था। जो देखिए, इस वक्त मौजूदा मार्केट के अंदर आप अगर फेसबुक पर जाएं या कहीं पे भी जाएं, तो आपको बेतहाशा असाइनमेंट सेल्स नज़र आ रही हैं।
बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने डिपॉजिट जो है वो छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको मॉर्गेज नहीं मिल पा रही, क्योंकि जी। जब उन्होंने परचेज़ किया था तो उन्होंने हाई प्राइस पे किया था। इसका जो अप्रेजल आ रही है वो प्रॉपर्टी के बहुत कम आ रही हैं जी। और उनको बहुत मुश्किल हो रही है। तो प्री कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कुछ हमें टेस्ट कर लेने चाहिए कि जो जो प्रोजेक्ट हमारे सामने रखा जा रहा है कि सिमिलर उस प्रोजेक्ट का सिमिलर यूनिट जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, स्टूडियो 1 बेडरूम या 2 बेडरूम, सिमिलर प्रॉपर्टी हमें रीसेल के अंदर समवट सिमिलर, ऑब्वियसली 100% इसलिए नहीं हो सकती कि वो 3 साल बाद मिलेगा या 4 साल बाद मिलेगा। लेकिन अगर मैं सेम यूनिट जो अभी रिसेंटली सोल्ड हो रहा है, अगर वो मैं आज परचेज करता हूँ तो वो मुझे कितने में मिल रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर एक प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें 2 बेडरूम का यूनिट, कॉन्डो यूनिट हमें मिल रहा है 1 मिलियन का, जी। और सिमिलर साइज का यूनिट हमें रीसेल के अंदर हमें 7 लाख का या 7.5 लाख का मिल रहा है, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। 250,000 या 200,000 इट्स अ ह्यूज डिफरेंस जी। लेकिन हमारे ज़हन में आता है कि यार वो 3 साल बाद या 4 साल मिलना है, तो 4 साल बाद जो हम वो यूनिट बाय कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं, उसकी कीमत ऊपर जाएगी। तो लेकिन दूसरी तरफ हमारे ज़हन में ये भी सवाल आना चाहिए कि जो आज हम 7 या 7.5 या 8 लाख का भी यूनिट बाय करें जी। तो वो भी तो अप्रिशिएट करके ऊपर जाएगा। जी बिल्कुल। लेट्स से कि वो उससे कम जाएगा ऊपर, लेकिन फिर भी आपकी अप्रिसिएशन रहेगी। और आपकी जो प्रॉफिट है वो आपका वहीं पर रहेगा, आपकी जो वैल्यू में जो प्रॉफिट है वो भी वहीं पर रहेगा। लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके डिफरेंट, हर एक के जो क्राइटेरिया वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर के ऊपर कि मेरे पास अभी मुझे मॉर्गेज, मुझे लगता है कि मुझे मॉर्गेज नहीं मिल पाएगी, तो मैं ये इस लिहाज से इन्वेस्ट कर देता हूँ कि यार मुझे आसान एक साथ में पैसे देने हैं, 5% अभी देना है, 5% 6 माह में देना है, 5% मुझे साल बाद देना है, जो भी डिपॉजिट स्ट्रक्चर है, तो उस लिहाज से मैं देखता हूँ कि यार ये चीज़ मेरे लिए वर्क कर जाएगी, तो मैं उसको मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, बुक करवा देता हूँ यूनिट। लेकिन दूसरी तरफ अगर मेरे पास अगर फैसिलिटी है, मेरे पास अगर ये लिबर्टी है, तो मुझे रीसेल मार्केट को भी ज़रूर चेक करना चाहिए कहाँ पे मुझे अच्छी प्राइस मिल रही है। इसमें सर थोड़ा ये ऐड ऑन कर दीजिए कि इसमें अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन में अगर आप बुक करते हैं तो एक टर्म यूज़ होती है, मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि असाइनमेंट क्लॉज उसको शायद बोलते हैं जी, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि बहुत सारे लोग ले लेते हैं, उसके बाद जब वो घर मॉर्गेज करवाने से पहले बेचना चाहते हैं तो वो बेच नहीं पा रहे होते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आजकल बहुत हो रही है जी, तो इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग इस मसले में फंसे हुए हैं। जी। बेसिकली असाइनमेंट जो है वो एक राइट है जो आप सिक्योर करते हैं बिल्डर के साथ कि भाई मैं ये जो यूनिट आपसे बुक करवा रहा हूँ, मैं इसको क्लोजिंग से पहले इसको मैं बेच सकता हूँ। मैं अपने राइट जो मेरे इस यूनिट को परचेज करने के, इस राइट को मैं आगे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ किसी दूसरे बायर को। उमूमन उसका जो लिए बिल्डर जो है कुछ पैसे चार्ज करते हैं, वेरी करेगा मार्केट के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर, लोकेशन के ऊपर। बात सूरत में जो बिल्डर वो 5,000 से लेकर 50,000 तक उस असाइनमेंट क्लास के आपसे लेते हैं, वो ऑन द टॉप ऑफ द प्रॉपर्टी प्राइस, ऑन द टॉप ऑफ परचेज प्राइस। तो बाज़ के अंदर आप जैसे आजकल मार्केट डिफरेंट है तो वो आपको फ्री में दे रहे हैं। अच्छा, कि भी हम आपको असाइनमेंट क्लास में दे रहे हैं, आप बुक करें, यूनिट हमें डिपॉजिट दें, तो वो मार्केट टू मार्केट मैंने जैसे कहा कि आपसे वेरी कर जाएगा ये। लेकिन ये आपका जो रियल्टर हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना आपको इन्फॉर्म रखते हैं जब वो 100% राइट। वो आपको नहीं, बाकायदा आपको बताया जाएगा कि भी इसके अंदर असाइनमेंट क्लास है कि नहीं, और बाद दफ़ा आप निगोशिएट भी कर सकते हैं बिल्डर के साथ। एक और दूसरा बहुत अहम पहलू है उसके अंदर कि हमें कैप लगवाना डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर, कि बिल्डर जो है कुछ डेवलपमेंट चार्जेस लगाते हैं जी, उसके ऊपर कैप करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने ये के साथ ये हुआ एक्सपीरियंस कि उन्होंने बिल्डर ने एक बहुत हेफ्टी अमाउंट उनको चार्ज की डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन जब ये आपके पास 10 डे कूलिंग पीरियड होता है तो आप अपने वो एग्रीमेंट को अपने लॉयर के पास लेके जाते हैं कि देखिए ये हम यूनिट परचेज़ करना चाह रहे हैं। 10 डेज़ के अंदर कोई भी कॉन्डो बाय करते हुए आपके पास 10 डे कूलिंग पीरियड है, उसके अंदर आप चाहें तो उसमें से वॉकआउट कर सकते हैं। तो उसके अंदर आप उनके साथ रीनेगोशिएट कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं बिल्डर के साथ कि आपकी जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा नहीं बनेंगे, मे बी 5,000, मे बी 10,000, मे बी 30,000, डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, लोकेशन टू लोकेशन। राइट।
थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया Welcome. आपका टाइम देने का। बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो आपको पता ज़रूरी है। आज मैं, जैसे आपको पता है कि नवीद साहब के पास हमने स्पेशल उनसे रिक्वेस्ट की थी टाइम की। मैं आपको नीचे उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी मसले में, प्रॉपर्टी के लिहाज से अगर आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको नवीद साहब के पास आके 3 चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा सेंसिटिव सा मसला होता है। इसमें अच्छा खासा अमाउंट आपका, आप कह लें कि उसमें आपने पे करना होता है सब कुछ। लोगों के लिए बहुत सारे ख्वाब होते हैं, कोई फ़र्स्ट टाइम बाय कर रहा है, कोई दूसरी दफ़ा बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। तो मैं किसी को भी अगर इस तरह का मशवरा दूंगा तो बड़े ध्यान से, बड़े सोच समझ के 3 चीज़ें आपको इंशाल्लाह नवीद साहब से मिलेगी। मैं आपको कहूँगा वो है ऑनेस्टी, दूसरी है ऑनेस्टी और तीसरी भी ऑनेस्टी है। तो इंशाल्लाह आप जब इनसे बात करेंगे, इस आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, कुछ है, तो आप इंशाल्लाह ख़ुद आप इनके साथ आपका एक अपना रिलेशन हो जाएगा। तो खैर बस ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम।